नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल और मंदिरों पर हमले के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। इस हमले के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीखी आलोचना की है। शेख हसीना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शेख हसीना ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के लोग थे। शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे ढाका में ढाकेश्वरी नेशनल टेंपल में हुए इवेंट को अटेंड किया था। उन्होंने कहा था कि कोमिल्ला जिले में हुई घटना की जांच की जा रही है। हिंदू मंदिरों में और दुर्गा पूजा के पंडालों में जिसने भी हमला किया है उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन उपद्रवियों का धर्म कौन सा था। इन हमलों के पीछे वही लोग हैं जो जनता का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक फेसबुक पोस्ट में कुरान के कथित अपमान के कारण हिंसा भड़की थी और इसके बाद कई दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। बीडी न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में एक पूजा पंडाल में कुरान के कथित अपमान की अफवाह से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था, जिसके बाद इस क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लौट के सिद्धू घर को आए, बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, बोले आला कमान का हर फैसला है मंजूर। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक संघर्ष जारी है और उसे सुलझाने की कवायद भी जारी है। हालांकि एक बार फिर पंजाब को लेकर दिल्ली से माहौली तक हलचल तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की तो दिल्ली स्थित पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के कई नेताओं से मिले। दोस्तों पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में हैं, जहां पार्टी के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। दिल्ली में पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से भी उन्होंने मुलाकात की। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पार्टी आलाकमान पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही मेरे नेता हैं। मुझे उनके नेतृत्व पर भरोसा है। आलाकमान का हर फैसला मंजूर है। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि अब साफ हो गया है कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला उन्हें मंजूर होगा। निर्देश स्पष्ट है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम करना चाहिए और संगठनात्मक संरचना की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात में दिसंबर तक आ सकती है तेजी, इन देशों को पहुंचेगी वैक्सीन की खेप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब तक 95 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। हर राज्य कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रहा है ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इस बीच भारत दिसंबर से अपने मैत्री देशों को वैक्सीन पहुंचाने में तेजी ला सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जैसे ही भारतीय आबादी में वैक्सीनेशन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और वैक्सीन का स्टॉक अधिक होगा, हम दूसरे देशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्यात में तेजी बढ़ाएंगे। दोस्तों सरकार ने 7 अक्टूबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश में प्रत्येक को 10 लाख कोविशील्ड खुराक निर्यात करने की अनुमति दी थी, जबकि भारत बायोटेक मैत्री कार्यक्रम के तहत ईरान को कोवैक्सीन की 10 लाख खुराक प्रदान करेगा। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को यूनाइटेड किंगडम थोक में कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीएसएफ को पंजाब समेत 3 सीमावर्ती राज्यों में मिली ज्यादा ताकत, जानिए क्या है इसके मायने। जी हां दोस्तों, केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकारियों को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी अभियान जारी रख सकता है। गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन से हथियार गिराए जाने की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने
का कदम उठाया गया है। हालांकि इस कदम के बाद राज्य की स्वायत्तता पर बहस शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के इस कदम का विरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट कर कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। दोस्तों, गृह मंत्रालय का दावा है कि यह फैसला 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है, लेकिन इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 20 अक्टूबर को एक मंच पर आ सकते हैं भारत और तालिबान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि भारत अगले सप्ताह तालिबान से जुड़ी एक बैठक में हिस्सा लेगा। इस बैठक का आयोजन रूस द्वारा किया जा रहा है। रूस ने गुरुवार को कहा कि वह 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर होने वाली मास्को प्रारूप बैठक में तालिबान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा। इस बैठक में भारत भी हिस्सा लेने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप बैठक का निमंत्रण मिला है, हम इसमें हिस्सा जरूर लेंगे। रूस, तालिबान और भारत के अलावा मास्को वार्ता में चीन, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यह अफगानिस्तान पर मास्को वार्ता का पहला संस्करण होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्यन खान को मिला कैदी नंबर 956, आर्थर रोड जेल में कटेंगे और 6 दिन। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 14 अक्टूबर को भी उन्हें जमानत नहीं मिली, बल्कि अब उन्हें 6 दिन और जेल में काटने पड़ेंगे। आर्यन खान का कैदी नंबर भी सामने आ गया है और अब उनके मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। आर्यन खान की जमानत पर गुरुवार को मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनसीबी और आर्यन खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इस दिन आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। जज वीवी पाटिल ने मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई में चल रही एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड की थी, जिसके बाद 8 लोगों के हिरासत में लेने की खबर थी। 3 अक्टूबर शाम तक इन सभी से पूछताछ की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई का बड़ा ऐलान, एग्जाम पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, इस साल सीबीएसई 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम 2 चरणों में होगा। साथ ही एग्जाम के फॉर्मेट में भी बदलाव किया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होंगे, 90 मिनट की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। साथ ही अब परीक्षा ऑफलाइन होगी। सीबीएसई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं की पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। 18 अक्टूबर को परीक्षा की डेट की घोषणा भी कर दी जाएंगी। 10वीं और 12वीं की पहले टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, सीबीएसई फिलहाल अपने पहले फेज की परीक्षाओं की डेट शीट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनमोहन सिंह के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की प्रार्थना, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स पहुंचकर जाना हाल। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और एम्स कार्डियो टावर में डॉक्टर नीतीश नाइक के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को एम्स पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह को बुखार आया था, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर बुधवार को उन्हें एडमिट कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के भाव, रिकॉर्ड दाम पर है कीमत। जी हां दोस्तों, आज एक बार फिर से देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को नए रेट जारी किए, जिसके अनुसार राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ और अब यह 104.79 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड भाव पर बिक रहा है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी आज 35 पैसे महंगा हो गया और दिल्ली में डीजल 93.52 प्रति लीटर के रिकॉर्ड भाव पर बिक रहा है। दोस्तों, इस महीने अक्टूबर में सिर्फ 3 दिन तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, शेष 11 दिन यह महंगा होता गया। देश के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 110 रुपए को पार कर गया है और डीजल 100 रुपए को पार कर गया है।
वैसे दोस्तों आपके शहर में पेट्रोल का क्या है भाव, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद अगली बड़ी खबर, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रिपोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बनी। लिस्ट में भारत की 19 कंपनियां हैं शामिल। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया है। इसके साथ ही दुनिया में रिलायंस ने 52वें नंबर पर जगह बनाई है। इस लिस्ट में दुनिया की 750 बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है। दोस्तों भारत की कुल 19 कंपनियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई। टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक 65वें नंबर पर, एचडीएफसी बैंक 77वें नंबर पर और एचसीएल टेक्नोलॉजी 90वें नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान एयरलाइन ने बंद की काबुल के लिए फ्लाइट। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने गुरुवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लिए उड़ानों को निलंबित कर दिया। यह फैसला तब लिया गया जब तालिबान ने पीआईए के काबुल के लिए उड़ान का टिकट कटाने में कटौती करने की अपील की थी और मांग न मानने पर उड़ान रद्द करने की धमकी दी थी। पीआईए ने कहा है कि तालिबानी अधिकारियों की सख्ती के कारण हम आज से काबुल के लिए अपने उड़ान संचालन को निलंबित कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआईए को इस्लामाबाद से काबुल के बीच उड़ानों को रोक देने की धमकी दे डाली थी। एसीएए का कहना है कि पीआईए ने काबुल के लिए उड़ानों के टिकट महंगे कर दिए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले उड़ान का टिकट $200 से $300 के बीच था। अब इसका किराया $2500 हो चुका है। अथॉरिटी ने पीआईए को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टिकट की कीमत 15 अगस्त से पहले वाली कीमतों पर नहीं आई तो वह उनकी उड़ानों को बैन कर देंगे। ठीक इसी तरह की चेतावनी अफगानिस्तान की कॉम एयरवेज को भी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल द्रविड़ फिर होंगे टीम इंडिया के कोच। न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान मिलेगी जिम्मेदारी, बीसीसीआई अधिकारी ने कर दिया कंफर्म। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत खेलने आने वाली है। इस सीरीज के लिए राहुल द्रविड़ टीम के कोच होंगे। राहुल द्रविड़ इससे पहले श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच पद से हट जाएंगे। इनसाइड स्पोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हां, राहुल से कम न्यूजीलैंड सीरीज के लिए इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया है। जब तक कि हम दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए कोच की पुष्टि नहीं कर देते तब तक वही ही कोच रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 45,50,000 के पार है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि अव्वल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,40,20,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,50,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा, भारत में ऐसे लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का है ज्यादा खतरा। जी हां दोस्तों, पहले की तुलना में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर में काफी गिरावट आई है, लेकिन त्योहारों के मौसम में अभी भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर सॉल्यूशन एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद और वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक अध्ययन में यह पाया है कि देश में अभी भी उस आबादी को कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, जो अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक शोधकर्ताओं ने पाया कि उदाहरण के तौर पर यह भी बताया कि देश में आदिवासी जनजातियां जैसे कि ओंगे और जरावा जैसी जनजातियों को कोरोना का खतरा बना हुआ है। ये दोनों ही जनजातियां भारत की मुख्य रूप की आबादी से अलग थलग हैं। सामान्यतः यह आबादी अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाई जाती है, जहां पर टीकाकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना ताबड़तोड़ तेजी के साथ 47,000 के करीब पहुंचा। चांदी में भी आया बड़ा उछाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त रुख देखने को मिला है। दोस्तों, पीली धातु की कीमत 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। वहीं चांदी के दामों की बात की जाए तो चांदी के दामों में भी आज बड़ा उछाल आया है और यह 62,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नजदीक पहुंच गई है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 46,532 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 61,032 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1795 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.20 प्रति औंस पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली यमुना नदी या तालाब में नहीं होगा दुर्गा मूर्ति विसर्जन, डीपीसीसी ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, दुर्गा पूजा उत्सव से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने किसी भी सार्वजनिक जगह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने से रोक लगा दी है और लोगों से कहा है कि वे अपने घरों में ही बाल्टी या फिर कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें। समिति ने कहा है कि नदियों और झीलों में होने वाला प्रदूषण चिंता का विषय है और इसी कारण विसर्जन पर रोक लगाई गई है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक जगह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद इस बार ना यमुना नदी में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और ना ही किसी तालाब, घाट या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर विसर्जन करने की अनुमति होगी। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के इस आदेश के बाद दुर्गा पूजा पंडाल में लगने वाली बड़ी मूर्तियों से लेकर आम लोगों के घरों में स्थापित की गई छोटी मूर्तियां घरों में ही विसर्जन की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सनी देओल ने गदर 2 का किया ऐलान, जल्द होगा पोस्टर रिलीज। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। काफी दिनों से खबरें चल रही कि वे बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। इस खबर पर मोहर लगाते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनके इस ट्वीट से साफ होता है कि उन्होंने वापसी के लिए ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल को चुना है। सनी देओल अपनी सुपरहिट फिल्म गदर का ऐलान कल यानी कि 15 अक्टूबर को करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है। सनी देओल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया जिस पर लिखा है 2 और 1 लाइन लिखा है। अब इससे सभी को यह तो पता चलता है कि यह गदर का सीक्वल होगा। वहीं ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कल सुबह 11 बजे कुछ बहुत ही खास और मेरे दिल के करीब की घोषणा करना। कल इस सस्पेंस को जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिस्सा बेचकर खजाना भरेगी सरकार। एयर इंडिया के बाद अब जल्द ही एलआईसी और बीपीसीएल समेत कई कंपनियों में हिस्सा बेचेगी सरकार। 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब केंद्र सरकार निजीकरण और विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए तेजी से काम करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में मोदी सरकार आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निजीकरण का विनिवेश की योजना बना रही है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में निजीकरण से 1,75,000 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अभी तक सरकार को एक्सिस बैंक, एनएमडीसी और हुडको आदि में हिस्सेदारी की बिक्री से सिर्फ 8,369 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। हाल ही में एयर इंडिया की बिक्री से करीब 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह अभी तक करीब 26,369 करोड़ रुपए ही सरकार जुटा सकी है। ऐसे में सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी भी बहुत से पैसे जुटाना बाकी है। दोस्तों, केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा कमाना चाहती है। सरकार एलआईसी का आईपीओ लाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। इसके अलावा बीपीसीएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, एससीआई आदि में भी अपनी हिस्सेदारी सरकार बेचने वाली है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।